Hi Lanas, hope you guys doing great. We already completed 2 chapters. अभी लाइन से चलते 2 के जगह 6 और 6 से 2 आएगा. बस अभी हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज योर एंटरप्राइज मार्केटिंग. सर एक बहुत ही अच्छी 2 मार्क डेफिनेशन पहले आती है यहाँ पे कि सर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है. यही डेफिनेशन लिखनी है. आपको नाम नहीं लिखना डेविड आकर चलेगा, बट ये जरूर लिखना अ प्रोसेस that can allow an organization to concentrate जो भी उसके रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज से जो भी अपॉर्चुनिटीज या जो हमारे गोल्स है उसको अचीव करना किस तरीके से जो हमारा गोल होगा ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड अचीविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. 2 चीजें कि भाई साहब हमें हर अपॉर्चुनिटी को यूज करनी है ताकि जो मेरा गोल है, कौन से 2 गोल, पहला मेरे बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करना और दूसरा कि जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स है उनके सामने एक एज रहना. तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. द प्रोसेस क्या से हम अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि मेरी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सके और दूसरी कॉम्पिटिटर के सामने एक एज आ सके. और बेसिक लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जो हम बिजनेस में करते हैं ताकि कंपनी ग्रो कर सके. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरी डेफिनेशन आती है, ये भी 2 मार्क में आ सकता है. व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स और उसके एलिमेंट्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स और टूल्स, ठीक है, विच द मार्केटिंग मिक्सेस टू इंटरैक्ट विद द पर्टिकुलर मार्केट. जो सारे टूल्स और टेक्निक्स हमें मार्केट में प्रोडक्ट के रिलेटेड देखने पड़ते हैं उससे हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स. ठीक है, ये बाकी सारी भी है. एक और याद रखना, फिलिप कोटलर ने बोला था 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है नॉन कंट्रोलेबल. ये जो कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स होते हैं उससे हम बोलते हैं एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स. तो यही कंट्रोलेबल जो इसमें 4 आते हैं. कितने आते हैं? 4. प्रोडक्ट, price, place and promotion. They are the tools and techniques which are used to interact with the market. तो 4 है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट में फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, प्राइस स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग, विद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स प्रमोशन. अब फटाफट से हम शुरू करते हैं. सबसे पहला P, दैट इज योर प्रोडक्ट मिक्स. अब सर प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है? रिफर्स टू एक्चुअल में जो हमने मार्केट में एक प्रोडक्ट को, एक सामान को बेचा तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू हो. लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आता, उसकी साइज, वेट, वॉल्यूम, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट. अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है. बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं. सबसे पहला अगेन 2 मार्कर, इसमें आपको कोई आइडेंटिफायर ऐसा दे देंगे, आइडेंटिफाई करो कौन सा कंपोनेंट है एंड आइडेंटिफाई द फैक्ट वो उसके कौन से पार्ट्स हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रांडिंग, अ प्रोसेस गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल. ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें हम 3 चीजें देते हैं अपने प्रोडक्ट को. पहला एक नाम, साइन या सिंबल, जिससे हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं. क्या देना? 3 चीजें, नेम, साइन, सिंबल, विच हेल्प अस डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स. अब सर इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई साहब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, वैसे आपके सिलेबस में नहीं बता, बस देख लो कि आपके प्रोडक्ट की बेनिफिट मिलता है. अच्छा ब्रांड हो तो प्राइस दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड से कस्टमर सर्विसेज की स्ट्रॉन्गनेस रहती है, एक रेपुटेशन बनती है, एक वैल्यू दिखती है नाम से. जैसे काम का नहीं है, बस आपको ब्रांड की डेफिनेशन आनी चाहिए. गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल. क्या देना? नेम, साइन, सिंबल टू अ प्रोडक्ट. अब सर ये जो ब्रांड होता है इसके अंदर 3 चीजें हैं, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली. अब आइडेंटिफाई, 2 चीजें अगर 2 पूछे कि 2 इंपॉर्टेंस बता दो तो मैं तो सिंपल सा ये लिखूं, आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग से निकल कर आता है डिफरेंशिएटिंग. आप अपने प्रोडक्ट को पहचान सकते हो. टूथपेस्ट बहुत आते हैं, पेप्सोडेंट का उसके नाम से पता चल जाता है और उसी के थ्रू आप क्या कर पाते हो, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट. अब हमारे ब्रांड में बहुत सारी चीजें हैं. पहला है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क. ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम वर्बली बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड नेम. ब्रांड मार्क का मतलब होता है विच कैन नॉट बी स्पोकन, कि जो दिखता है. जैसे एयर इंडिया में ये अंकल है, अमूल में वो दीदी है, या मैकडोनल्ड्स का रोनाल्डो या क्या बोलते हैं वो है. ये सारी चीजें हो जाते हैं ब्रांड मार्क. और ट्रेड मार्क का मतलब सर ये मेरे हैं,
इसे कोई और यूज नहीं कर सकता, हम इसे करा लेते लीगली रजिस्टर्ड, ताकि कोई और इसे यूज ना कर सके, तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। इसी के साथ हमने ब्रांड के कंपोनेंट्स देखे, जो है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, व्हाट इज अ क्वालिटी। अगेन ये भी हमारा एक 3 मार्क में बहुत बार आता है, 5 मार्क में से पूछना नहीं चाहिए, पूछ तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब इसमें हाँ, कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या BSTL लिख सकते हो? लिख सकते हो, पर देखो यार 3-4 वही लिखो ना, 3 मार्क में आता है, तो जो दोनों में सेम हो। सबसे पहला SSE, शॉर्ट सिंपल एंड इजी, नैनो LGE। नोटिसेबल गर्ल, कि भाई ऐसा कि ध्यान आ जाता है, वो अमूल वाली दीदी देख के समझ आता है, वो दीदी देख के पता चल जाता है कोई अमूल का प्रोडक्ट है, नोटिसेबल। इंप्रेसिव, अटर, जोडैक, कोडाक, ओहो, जूडियो। जब अटर करते हो तो ऐसा लगता है वाह क्या नाम लिया है। फिर नेक्स्ट है ऑब्सेंस, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव दिखना है, उजाला। ठीक है, तो आपके नाम में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप एडेप्टेबल, कि भाई आप लिखते हो लेस, लेस कितना इजीली पैकेज में लग जाता है, वही लिखो मोहनलाल गिरीश अग्रवाल नो के चिप्स, क्या वो हम पैकेजिंग और लेबलिंग में लगा सकते हैं? नहीं। दे शुड बी व्हाट एडेप्टिव, वेयर इन पैकेजिंग एज वेल एज इन लेबलिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट सिंबल आई कैचिंग होना चाहिए और केपेबल, और ऐसा नाम जिसको देखो रजिस्टर। अब BST में सेम ये वाला भी है, BST में ये है, फिर आपका इंप्रेसिव है और अट्रैक्टिव बोलते हैं वहां पे, और एक है नोटिसेबल। ये 4 पॉइंट आप याद रखो, ये 5, ये 5 पॉइंट आपके BST में, ये वाला नहीं है। और अगर एक अलग से आया तो ये याद रख लेना, ये अलग है, नाइदर ऑब्सेंस, नेगेटिव, ऑफेंसिव और वल्गर। नाइदर ऑब्सेंस, नेगेटिव, ऑफेंसिव और वल्गर। अब बहुत सारे होते हैं इंडिविजुअल, ये एग्जांपल्स ही दिए। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक कंपनी एक प्रोडक्ट का नाम है। फैमिली, जैसे एक मैगी है, मैगी के अंदर मैगी मसाला, मैगी नूडल्स, मैगी पास्ता आता है। कॉर्पोरेट यानी कंपनी नेम, जैसे कि टाटा, रिलायंस, गोदरेज। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, जैसे कि कार होती है SX4, SUV 700, SUV 300। ठीक है, तो ये हो गए आपके ब्रांड नेम। अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, लोगो। ये सारे हैं लोगोस। ठीक है, लोगो इज द शॉर्ट टर्म फॉर लोगो टाइप, आइडेंटिटी, ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन मैंने भी अपने पेपर्स में पूछा हुआ है कि सर लोगो के इंपॉर्टेंस क्या है। ये 5 ही पॉइंट है, ये सिर्फ समरी लिखी है, बट प्लीज NCERT इसका रिफर कीजिएगा और इसको थॉरोली पढ़िएगा। ठीक है, NCERT इसका रिफर करके इसको थॉरोली पढ़िएगा। अब मैं आपको भी लिखवा रहा हूं, सबसे पहले एंकर फॉर द कंपनी ब्रांड। लोगो क्या होता है, एक तरीके से एंकर फॉर द कंपनी ब्रांड, बिकॉज ये हम एक तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जब आपकी लोगो होती है वो एक आइडेंटिटी बताती है, जैसे सबवे का वो S, और उससे आपको क्लियरली पता चलती है डिस्प्लेइंग, बहुत की इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिकनेस। हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, एक तरीके से आपके प्रोडक्ट में अलग क्या है, हमारे प्रोडक्ट में यूनिक क्या है। नेक्स्ट है इमेज फॉन्ट्स हेल्प टू रिलेट द कोर ब्रांडिंग, कि ये इमेज फॉन्ट से हमें पता चल जाता है, क्या क्लियरली पता चलता है कि ब्रांडिंग क्या है। ये सब्यसाची रॉयल्टी दिखती है, ये देख के पता चलता है, तो क्या दिखाना चाहते हो। अब इससे आपकी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, और आपका लोगो अगर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इट इवन हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंकर फॉर द कंपनीज ब्रांड, यूनिकनेस, इमेज, जिससे हम क्या करते हैं, इमेज फॉन्ट्स जिससे हमारा कोर ब्रांड बनता है, ये एडवर्टाइजिंग में शॉर्टकट है, और ये विजुअल कंपोनेंट से हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बास्किन रॉबिन्स के लोगो में 3-1 जब आप बास्किन रॉबिन्स देखते हो तो दे आर 31, इंडिकेटिंग दैट प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, उसके अंदर 31 फ्लेवर्स ही होते हैं। तो आपके लोगोस दिखाते हैं, इसको इस ऑडी का टफनेस का साइन होता है कि सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई है। ये 4 व्हील्स है, तो स्ट्रॉन्गनेस शायद तक सिंबल करता होगा। ये सारी चीजें है आपका लोगो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपका टैगलाइन सिंपलेस्ट। ठीक है, कि इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला, द कंप्लीट मैन, आई एम लविंग इट, आई लव यू रसना। ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपके लिए
टैगलाइन इज टू क्रिएट अ मेमोरी की फेस। अब नेक्स्ट है पैकेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग, दो चीजें, या तो कंटेनर्स और रैपर्स विच हेल्प इन स्टोरेज। द एक्ट ऑफ टू चीज, एक तो वो रैपर्स को डिजाइन करना या कंटेनर्स को डिजाइन करना और उसको स्टोरेज में हेल्प करना, जो दो चीजों में हेल्प करती है इन स्टोरेज ऑफ द गुड्स। अब इसके बहुत सारे पैकेजिंग के टाइप्स है, वैसे आपके बुक्स में नहीं है बट बीएसटी में तो कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब जो एक्चुअल है, जिसके बाद वी हैव टू पुट द प्रोडक्ट इनटू यूज। सेकेंडरी को हम बोलते हैं एडिशनल लेयर। और ट्रांसपोर्टेशन इज जिसके अंदर आता है सेट। तीन काम होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, पहला होता है स्टोरेज, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन एंड तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसी के साथ एक लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक और बचे हैं अभी इसमें। फर्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जो चिप्स के पैकेट में आगे नाम लिखा हुआ है दैट इज ब्रांडिंग, ठीक है, उसका कोई अगर इमेज है दैट इज द लोगो। अब पीछे जो उसके जो जिस रैपर में वो आ रहा है दैट इज द पैकेजिंग। और चिप्स के पैकेट में पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी दी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी हमारे लिए हो जाएगी लेबलिंग। इट इज अ डिस्प्ले अबाउट प्रोडक्ट, कंटेनर, पैकेजिंग, सारी इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना। लेबलिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई है क्वांटिटी की, प्राइस की, उसके बेसिस पे हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। और यही लेबलिंग की इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप इंफॉर्मेशन देते ना एक्स्ट्रा, जैसे चिप्स के पैकेट में लिखा होता है एक्स्ट्रा 30%, एक्स्ट्रा 40%, वो हेल्प करता है कहां पे? इन प्रमोशन। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर पाते हैं। और लास्ट है वो इंफॉर्मेशन कि जैसे प्रोडक्ट्स में कंपलसरी होता है एमआरपी होना, प्रोडक्ट में कंपलसरी होता है एक्सपायरी डेट होना, प्रोडक्ट में कंपलसरी होता है ग्रीन मार्क, रेड मार्क, फूड प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीआर। इस पता है, अब बताए एग्जाम में आप लोग को आईपीआर सब पता होगा, कॉपीराइट, स्टारबक्स का है, डोमिनोज का लोगो है, बट आपको ना इसका एक छोटा सा मतलब बता दो कि आईपीआर का मतलब क्या है। आर द लीगली रिकॉग्नाइज एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड। ये राइट उसी को अधिकार दे रहा हूं जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने इसको बनाया है। एक्सक्लूसिव राइट किसको? टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड, जिसने इसे बनाया है। चलो, अंडर आईपीआर बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके के। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला होता है पेटेंट। अब हमारा पेटेंट क्या हो जाता है? जो भी हमारा इन्वेंटर है उसको एक्सक्लूसिव राइट देना कि आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी वगैरह बनाया है, इन्वेंशन किया है, तो पेटेंट। आर्टिस्टिक लिटरेचर वर्क, जब भी आप कोई किताब लिखते हो, नॉवेल्स लिखते हो, जैसे ये सपोज ए फाइल है, ये फाइल अब हमारी एक कॉपीराइट है, इसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव मेरा राइट है, उसको मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। हाँ, लेकिन अगर मैं कराऊं तो, जैसे अभी तक हमने कोई कॉपीराइट नहीं करा है, तो किसी को कुछ करना हो तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं सच बताऊं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा कैसे आपको फाइल्स भी मिल सकती है। प्रोडक्ट ऑफ विजुअल डिजाइन दैट आर नॉट प्योरली डिजाइन जो होती है, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन जो आपकी होती है, जैसे आईफोन का एक डिजाइन है, इवन जो कोका कोला का जो बॉटल आता है ना उसमें जो स्ट्रिप्स आती है वो भी एक डिजाइन है। ट्रेडमार्क मैंने आपको बता चुका हूं, ब्रांड का वो नाम, सिंबल्स, जिसको हम क्या करा लेते हैं, एक लीगल प्रोटेक्शन, ताकि कोई और इसे कॉपी ना कर सके। और ट्रेड सीक्रेट, एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कोका कोला की जो रेसिपी है, ताकि कोई और इसे कॉपी ना करे। प्लीज इसे देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है प्राइस। अब प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इस चैप्टर का, वन ऑफ दी 100% श्योर है जो नेक्स्ट 10 मिनट मैं अभी इस वीडियो में कराऊंगा उसमें से श्योर कुछ आएगा। हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आएगा।
नेक्स्ट है प्राइस रिफर्स टू एक प्रोडक्ट को पाने के लिए जो हम कीमत दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट के हमें बेनिफिट्स और फीचर्स को हम यूज कर सके। 4 तरीके के प्रोडक्ट प्राइसिंग है। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टेक्निक, जहां पे मैन्युफैक्चरर एक फिक्स प्राइस कर देता है और उसमें जो भी उसके कॉस्ट है उस कॉस्ट पे प्लस करेगा एक रीजनेबल प्रॉफिट। जितना भी हमारा पैसा लग रहा है उसे हमें उसमें एक ऐड करना है एक रीजनेबल प्रॉफिट 10%, 20%। तो ये किस बेसिस पे, एग्जाम में याद रखना, यहां पे हम ये नहीं सोच रहे कि मेरा कितना प्रोडक्ट बिकने वाला है, यहां पे हम ये सोच रहे हैं कि कितना मैं प्रोडक्ट बना लूंगा। अगर मैं 100 प्रोडक्ट बनाता हूं और उस 100 प्रोडक्ट बनाने में मेरे 10,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, और 10,000 में मुझे 20% मार्जिन चाहिए यानी 12,000, तो इस प्रोडक्ट को मैं 100 में नहीं, मैं बेचूंगा 120 रुपए, बस 100 रुपए वैसे कॉस्ट निकाली और 20 रुपए का मार्जिन। इन दिस प्राइस की पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो सबको पता है जियो वगैरह यूज करते हैं, जहां पे इनिशियली हम हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या रख देते हैं, लो। क्या रख देते हैं, लो। मार्केट में जो चल रही है उससे, जैसे जियो आया तो मार्केट में सस्ता रखा, और फिर आगे जाके हमारा इंटेंशन क्लियर है ताकि एक बार सेल्स बढ़ जाए, फिर ग्रेजुअली हम आगे क्या करते हैं, प्राइस को राइज। इनिशियली प्राइस को रखा लो और ग्रेजुअली फिर हम इस प्राइस को बढ़ाते जाते हैं। क्रीमिंग और स्कीमिंग सिंपल है कि हम लोग प्राइस को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, जैसे एप्पल वगैरह आईफोन इनिशियली अपन हाई रख रहे हैं ताकि हम स्टार्टिंग में लिमिटेड को बेचे, बट जितना भी हमारा रिसर्च कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, हम सब कवर कर ले, ठीक है। और लास्ट है वेरिएबल प्राइसेस। भाई सेम गुड्स के अलग अलग प्राइसिंग, रेलवे में जाते हो ना, सीनियर सिटीजन की प्राइसिंग अलग है, हमारी अलग है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल प्राइसिंग, जो स्ट्रीट वेंडर्स भी करते हैं। अब एग्जाम में आपको एक तो पहले इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक आइडेंटिफाई करने को आएगा, और उसी के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एक सेकेंड, लेट मी चेक द वीडियो। 17 मिनट हो गए क्या? ओके गाइस, सॉरी, मेरे को हर 15-17 मिनट में चेक करते रहना पड़ता है। 17 मिनट हो गए, चलो। The entrepreneur know exactly the amount of expenditure, कि सारे खर्चों को ऐड कर दिया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे, और उस पे बस हमें प्यारा सा क्या ऐड कर देना है, एक प्रॉफिट मार्जिन। और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, क्यों, सारे खर्चों को बस ऐड करना है। अब जब हम सारे डिपार्टमेंट के खर्चों को हमने ऐड किया, इवैल्यूएटिंग द रीजन कि सर किस एरिया में कॉस्ट बढ़ गया, कि सर पैकेजिंग में पहले 100 रुपए लगते थे अब 150, बनाने में पहले 500 लगते थे अब 600। तो एरियाज ऑफ एक्सकलेशन मतलब किन एरियाज में प्रोडक्ट बनाने में, किन जगहों पे मेरे ज्यादा पैसे लग रहे हैं। पर डिसएडवांटेजेस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था हम कौन से एस्टिमेट्स पे काम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बट हमें ये देखना है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट डिमांड कितनी है, कि सर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, जो भी प्रोडक्ट हम बेचने की सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में डिमांड कितनी। सर आप बना तो 100 रहे हो लेकिन आपको पता 80% ही बिकेंगे, तो प्राइसिंग तो 80 के हिसाब से निकालो ना, 20 तो एक्स्ट्रा है, बिका तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इट डज नॉट टेक द कॉम्पिटिटर एक्शन। भाई आपने बोल दिया 20% का मार्जिन, अबे कॉम्पिटिटर 5% में बेच रहा है, 100 की चीज वो 105 में बेच रहा है, आप 120 में बेचने का सोच रहे हो। भाई सोच लो जरा, क्या ये जो आप स्ट्रैटेजी सोच रहे हो या जो आप ये प्लान कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपकी सही है? इट कैन रिजल्ट इन द कंपनी ओवर एस्टिमेटिंग। अब देखो इसमें 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा हमारा होता है संक कॉस्ट। दो कौन से कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, कि अपॉर्चुनिटी, दूसरा है संक। सर जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि सर एक पहले संक, कि सर आज संक कॉस्ट, मैंने इस प्रॉपर्टी पे मैं पहले सपोज पढ़ाने वाला था, पढ़ा नहीं रहा, मैं कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, फिर इसका रेंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, अब मैं बिजनेस करूं या ना करूं रेंट तो देना ही है, तो इसे हम बोलते हैं संक कॉस्ट। अभी यहां पे मैं कपड़ों की दुकान खोल रहा हूं तो मुझे संक कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है,
सोचूं या ना सोचूं वो तो लगना ही है, बट कॉस्टिंग मेथड क्या करेगा, सारे कॉस्ट को ऐड। और कॉस्टिंग क्या करता है, जिसमें एक्चुअली आपका पैसा लग रहा है, सर लेबर में, वेजेस में, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी में, जहां जहां खर्चा लग रहा है उसको ऐड करेगा। बट देयर समथिंग कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, आपको दिया क्या ना, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इट्स नॉट कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच नीड टू बी कंसिडर। क्या आप साथ में बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज नीड टू बी कंसिडर एंड कंसिडरिंग सम कॉस्ट विच डजंट नीड टू बी कंसिडर। फिर से देख लेते हैं एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स, तो सिर्फ ऐड करना है, सिंपलेस्ट है, और रीजंस ऑफ एक्सक्लेशंस मिल जाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या है, अकाउंट द फ्यूचर डिमांड और कॉम्पिटिटर एक्शन को नहीं ले रहे, एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंसिडरिंग सम कॉस्ट व्हिच डजंट नीड टू बी कंसिडर्ड। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अभी हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इनिशियली लो सेट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है, इट कैन रिजल्ट इन फास्ट डिफ्यूजन, एंड जो भी है कि कोई भी चीज सस्ती होती है, जियो मार्केट में आया तो फटाफट बिकना शुरू हो गया, और उससे हमारा मार्केट शेयर एकदम फटाफट से बढ़ गया, ठीक है, बाय सरप्राइज। अब गाइस अचानक से जियो आया तो वोडाफोन, एयरटेल वगैरह हिल गए थे। अब गाइस जब आप सस्ता निकालते हो ना, तो इट कैन क्रिएट अ गुडविल। किसमें क्रिएट करे गुडविल, क्या जब जियो आया तो नए यूजर्स के बीच में क्या क्रिएट हुई, गुडविल। उनको लगने लगा रही यार इतना सस्ता है, कितनी बढ़िया कंपनी है यार, कितनी अच्छी कंपनी है, लोग इसके प्रोडक्ट को खरीदने लगे। इट लीड्स टू कॉस्ट कंट्रोल। देखो जब आप किसी प्रोडक्ट को, सामान को काफी हद तक सस्ते में बेच रहे हो ना, तो हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दोनों करेंगे। मानजिए इसका मतलब हम जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को महंगा नहीं बेचेंगे, क्योंकि सॉरी मैं जबरदस्ती खर्चे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी बहुत सस्ते में आप बेच रहे हो, और फिजूल खर्चे करोगे तो कॉस्ट उठाओगे कहां से। इसलिए वी कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जब इतना सस्ता आप बेचते हो, इट डिस्करेजेस द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। भाई जियो के आने की वजह से इतना सस्ता वो आया कि आज की डेट में उसके बाद तक कोई भी मार्केट में एक नया प्लेयर एंटर हो ही नहीं पाया। डिस्करेजेस व्हाट, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स। कोई भी नए प्लेयर्स मार्केट में आ नहीं सकते। अब सस्ता है तो जियो फटाफट बिका, स्टील टर्नओवर भी ज्यादा है, और डिस्ट्रीब्यूशन वालों को सपोर्ट। सस्ती चीजें तो वो भी बेचना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ दैट देश कि यहाँ पे ना सस्ती क्वालिटी चीज बिक जाती है, तो जियो बिक गया था। अब वही अगेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि लोगों को लगने लगता है लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब जैसे जियो ने अचानक से लास्ट ईयर 20% प्राइस बढ़ाए, लोगों को लगा अपने बेटे की शादी के लिए बढ़ा रहे, भाई वैसा कुछ नहीं था। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, अब इसके अंदर एक लोचा है। जब आप प्राइस गिराते हो ना मार्केट में, कुछ लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग हंटर्स या स्विचर्स, हिंदी में बोलूं तो दल बदलू। वो जियो पे पास क्यों आए, क्योंकि जियो सस्ता मिलने लगा। अब अगर जियो वोडाफोन से महंगा हो गया तो सब लोग फिर से कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, वोडाफोन एयरटेल में। सो दे बिकम, उनके लिए सही नहीं है कि अब लो प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, अगर आप आगे जाके प्राइस नहीं बढ़ा पाए तो बिजनेस नहीं टिकेगा। रियल एग्जांपल है कि इंडिया के जितने भी एडटेक्स हैं, उनके बंद होने का एक बहुत रीजन यही था कि वो अपने प्राइजेस को कभी भी बढ़ा नहीं पाए, तो मार्जिन पे टिक नहीं पाए। फास्ट डिफ्यूजन एडेप्शन, गुडविल बनती है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, इजी, कोई रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, हाई स्टॉक टर्नओवर। डिसएडवांटेज, लॉन्ग टर्म प्राइस एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। फिर दूसरा क्या है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बार्गेन हंटर स्विचर्स एक्सेप्ट नहीं करते, और क्या है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। एक सेकेंड गाइस, चलो क्लियर है यहां तक, यहां तक सॉरी वो जिससे रिकॉर्ड कर रहे उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था। नेक्स्ट है क्रीमिंग और स्क्रीमिंग। अब सबसे पहला एडवांटेजेस कि हम इनिशियली अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को हाई सेट कर रहे हैं, ताकि जितना भी मेरा रिसर्च कॉस्ट है उस रिसर्च कॉस्ट को हम कवर कर सके। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जैसे आईफोन 2 लाख 2.5 लाख का जो बिकता है स्टार्टिंग में, जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट है कवर हो जाए। अब ये उन कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है कि मुझे प्राइस मैटर नहीं करता, मुझे मैटर क्या करती है, क्वालिटी।
हर कोई कंज्यूमर जो क्वालिटी के लिए चाहता है, यार अच्छी क्वालिटी मिले, प्राइस भले जो भी हो, क्वालिटी कॉन्शियस हमेशा क्या लेगा, यही मेथड प्रेफर करेगा। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई सिंपल से एप्पल का एक सबसे डिसएडवांटेज यही होता है कि एप्पल जो भी टेक्नोलॉजी जो भी सामान निकालता है वही कॉम्पिटिटर उसको मार्केट में सस्ते रेट में ले आता है। एक रीजन हो जाता है कि उसकी सेल्स नहीं बढ़ पाती, बैकफायर सेम प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। दिस स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। कई बार क्या होता है हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लीगल रेगुलेशन होते हैं कि सब चीज स्ट्रिक्ट लीगल रेगुलेशंस आ जाते हैं कि भाई हाँ नहीं बनाना ये वो ये कि भाई आप इतना महंगा कैसे बेच सकते हो। जैसे कई बार जैसे कोविड वैक्सीन जब आई लोगों ने महंगी बेचा, अच्छा तुम महंगा बेचोगे लोगों को क्या होगा, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन। और लास्ट है इफ द कंज्यूमर अवेयर कि देखो जैसे सैमसंग की स्ट्रैटेजी होती है, कभी भी सैमसंग कोई नया फोन लाता है इनिशियली प्राइस क्या रखता है हाई, 6 महीने बाद सबको पता है वो 40% डिस्काउंट में आने वाला है, तो अभी क्यों खरीदो। आईफोन में भी ऐसा है, आपको पता है अगर आपको आईफोन लेना है तो उस ईयर मत लो, नेक्स्ट ईयर लो, क्योंकि सबको पता है कि जो ये वाला आईफोन है नेक्स्ट ईयर 20-30 हजार सस्ते में मिल जाएगा और ज्यादा कोई अपग्रेड आने वाले नहीं। तो अगेन टू रिकवर द रिसर्च कॉस्ट हु आर क्वालिटी कॉन्शियस, फिर ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो लोअर प्राइस पे तो कॉम्पिटिटर्स लो प्राइस में बेच सकते हैं। स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या है स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, अवेयर दैट की बिजनेस स्ट्रैटेजी आगे जाके सस्ते में तो बेचते ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल प्राइसिंग। सेलर कैन यूज दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट हैव बीन एबल कि भाई कई बार हम ऊपर नीचे कम बेसी ज्यादा में बेच पाते हैं। जैसे यार आपको पता है सब्जी वाला आता है सुबह 20 रुपए बेच रहा है, अबे स्टॉक क्लियर करना है, खत्म करो, 10 में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, 6 में बिक रहा है, जैसे बिक रहा है बिको। दूसरा, बाय सेलिंग द सेलर्स टू अर्न अ मॉडेस्ट प्रॉफिट। देखो आप 10 रुपए में कोई चीज लेकर आए, आपने 20 रुपए में भी बेचा 80% स्टॉक, अब 20% स्टॉक बच गया है, अब आपको 20% का लॉस हो, जैसा 10 पे बेच दो, उस पर भले ही आपने प्रॉफिट कमाया नहीं, लेकिन बाकी सब में जो प्रॉफिट कमाया था वो इसके नो प्रॉफिट नो लॉस को कवर अप कर देगा। अब लॉस क्या है, अरे यार ये तो सुबह में लेकर गया 100 रुपए में दे रहा था, अभी शाम को 20 रुपए में दे रहा है, कैसा आदमी नहीं लेना इससे सामान, ये तो आज जबान का नहीं, आदमी तो एक दिन की तो जबान की कदर रखे। और लास्ट है गुडविल, इफेक्ट हो जाती है इसी से हमारे बिजनेस की गुडविल क्या होगी इफेक्ट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा इसी के साथ प्राइस खत्म होता है। मेरे ख्याल से 30 मिनट्स का वीडियो लगभग बन गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो लंबा बनेगा 3 और 2, आज हम 3 डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको संडे तक 2 और 5 भी हम दे दे, 2 और 4, ताकि फर्स्ट हो जाए। मंडे को आपका आने वाला है सम्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मंडे वाला सेशन खत्म एंड देन फिर आप लोग की शुरू हो जाएंगे एक दिन का ब्रेक, देन विल स्टार्ट दी PYQ सीरीज जो 2 तारीख तक चलेगी। अब नेक्स्ट है प्लेस मिक्स। प्लेस रिफर्स टू कि हमारे इस प्रोडक्ट को सामान को हम बेच क्या रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो सारा मूवमेंट जो हम गुड्स में करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अब एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था, बहुत ही प्यारा सवाल था कि ये मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड बोथ। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, गुड्स कहां से मूव होते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। लेकिन अपवर्ड फ्लो का मतलब क्या, भैया तुमने गुड्स दे दिए बट अब इसी कंज्यूमर को उस गुड्स के क्या देने पड़ेंगे, पैसे। जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डाउनवर्ड, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर अपवर्ड, और जब दोनों वे में हो तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोथ अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नेक्स्ट है गाइस, 3 चैनल्स होते हैं, 4 चैनल्स है, इसको हम बोलते हैं जीरो और डायरेक्ट भी, और दूसरे है हमारे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट 3 तरीके के 1 2 3। सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, एग्जाम में पूछे विच वन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, तो आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर एंड कस्टमर वाला। नो मिडलमैन, कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। पैरिशेबल गुड्स हो कि जो गुड्स बहुत जैसे केक हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, इसमें जनरली कौन सा चैनल होगा, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ये कौन सा होता है, सबसे ज्यादा सस्ता। यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर। अब सर नेक्स्ट है प्रोड्यूसर रिटेल, जैसे कार इंडस्ट्री में
एक ही मिडलमैन है, दैट इज अ रिटेलर। प्रोड्यूसर किसको बेचता है? जहां पे प्रोड्यूसर बेचेगा रिटेलर्स को, रिटेलर्स बेचेगा कंज्यूमर्स को। ये कहाँ यूज करते हैं? जहां पे प्रोडक्ट्स की वैल्यू हाई है, जैसे कि कार वगैरह में उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो प्रोड्यूसर पहले अपने इस प्रोडक्ट को बेच देगा रिटेलर को, और रिटेलर फिर बेच देता है कंज्यूमर। सर अब एक और है, द मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल। यहाँ पे दो है, होलसेलर रिटेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर, फिर होलसेलर देता है रिटेलर, फिर रिटेलर देता है कंज्यूमर। अब कई बार सबसे लॉन्गेस्ट चैनल ये है, प्रोड्यूसर एजेंट, एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर बाद कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हैंड ओवर जो भी आउटपुट है किसको देगा? एजेंट। एजेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? होलसेलर, होलसेलर फिर रिटेल, रिटेलर फाइनली टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं आपको थोड़े से सबके कीवर्ड्स भी बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारे यूनिट वैल्यू। अगर प्रोडक्ट का यूनिट वैल्यू स्मॉल है तो इनडायरेक्ट, और लार्ज है से कार है तो डायरेक्ट। स्टैंडर्डाइज, जैसे कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो दो तरीके के होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब प्री डिटरमाइन है, एक जैसे। कस्टमाइज जैसे हमने अलग अलग कलर के कुछ काम कर रहे हैं। जब स्टैंडर्डाइज है, पूरी दुनिया वही प्रेफर कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट चैनल। लेकिन आप बोलते हो कि सर वो तो एक तरीके का कस्टमाइज है, तो कस्टमाइज में कौन सा चैनल प्रेफर करोगे? दैट विल बी डायरेक्ट। पैरिशेबल डायरेक्ट, टेक्निकल नेचर होगा तो डायरेक्ट, और नॉन टेक्निकल होगा तो इनडायरेक्ट। अब रिलेटेड नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ बायर्स क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बायर्स आपके हैं, तब हमें प्रेफर करना चाहिए होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और नहीं लिमिटेड है तो डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ बायर्स। दो तरीके के बायर्स होते हैं, एक होते हैं आपके जनरल बायर्स और एक होते हैं इंडस्ट्रियल बायर्स। जनरल बायर्स है नॉर्मल सादे बायर्स, डायरेक्टली बेच दो, नहीं इनडायरेक्टली बेचो पूरे इंडिया भर में। इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनीज, आप टायर पूरे इंडिया में बेच रहे हो, इनडायरेक्ट। आप टायर सिर्फ एमआरएफ कंपनीज को बेच रहे हो, तो इनडायरेक्ट चैनल। बाइंग हैबिट में इसमें सिंपल सी बात है कि कितने फ्रीक्वेंसी में, कि कैसे वो कस्टमर लेता है, कि भाई साहब उसको तो उधार पे चाहिए, ये तो बात होगी। कस्टमर बोलता है मेरे को गुड्स तो चाहिए बट ऑन क्रेडिट, बिना क्रेडिट के नहीं लूंगा, तो भैया अपन रिस्क नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट। बोलता नहीं मैं कैश देने वाला, अच्छा कैश दे दो, डायरेक्टली मुझे भेज देना। देखो जितने ज्यादा इंटरमीडिएट रखोगे उतना ज्यादा आपका भी खर्चा इन्वॉल्व होता है। बाइंग क्वांटिटी स्मॉल इनडायरेक्ट, लार्ज डायरेक्ट। साइज ऑफ मार्केट, कस्टमर्स एक ही जगह पे है तो डायरेक्ट, बहुत जगह फैले हुए हैं तो इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट है गुडविल। अगर मैन्युफैक्चरिंग की गुडविल बहुत स्ट्रांग है, कड़क है, खुद ही बिक जाता है, तो डायरेक्ट। आपको कंट्रोल चाहिए पूरे के पूरे बिजनेस पे, आप ही का राज हो, पता होना चाहिए हर कंज्यूमर कौन है, डायरेक्ट। नहीं पता रखना, इनडायरेक्ट। आपके पास पैसा बहुत है, आप सारे कंज्यूमर्स को हैंडल कर सकते हो, आप सब डायरेक्टली देख सकते हो, तो डायरेक्ट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है तो इनडायरेक्ट। डन। अब लाइसेंस, गवर्नमेंट का लाइसेंस वगैरह का है, ये सब ठीक है। ये तीन आप लोगों को पढ़ लेना है। लास्ट आता है वाओ, प्रमोशन मिक्स। What is promotion mix? Refers to the combination of promotional tools or techniques. प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है वो टूल्स और टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। चार तरीके की होती है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। चार कौन सी है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। अब प्रमोशन का मतलब है दो चीजें कस्टमर को बताना। फर्स्ट एक होता है इन्फॉर्म करना और दूसरा उनको पर्सुएट करना प्रोडक्ट। और जितना स्ट्रांग आपका प्रमोशन होता है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ ब्रांड लॉयल्टी। हिंदुस्तान प्रमोशन स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इन डेप्थ प्लान दैट एम्स एट फाइंडिंग मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, ताकि उसके ऐसा मार्केट ढूंढना जहां पे आप अपने इस प्रोडक्ट को, सामान को ढंग से बेच सकते हो। अब तीन तरीके के होते हैं, अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन।
जब हम अबव द लाइन की बात कर रहे हैं, जब लार्जर ऑडियंस, एक साथ बहुत सारे लोगों को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अबव द लाइन। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे एड्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, सिनेमा हो गए, वेबसाइट हो गए। बिलो द लाइन जब हम टारगेट कर रहे हैं टू अ स्पेसिफिक कस्टमर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दो, एक है सेल्स प्रमोशन, एक है पर्सनल सेलिंग, और एक है स्पॉन्सरशिप। याद रखना, लोगों को लगता है स्पॉन्सरशिप के स्पॉन्सर स्पेसिफिक इसी इवेंट को करते हो, तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, स्पेसिफिक पर्सन, तो वो आ जाता है बिलो द लाइन। और थ्रू द लाइन वैसे एग्जाम में कभी पूछते नहीं हो। थ्रू द लाइन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक अबव द लाइन और दूसरा बिलो द लाइन। अगेन अबव द लाइन मास ऑडियंस, बिलो द लाइन स्पेसिफिक ऑडियंस, एंड थ्रू द लाइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। चलो इस साइड से पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, मतलब हमारे कस्टमर्स के साथ कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोडक्ट को लोगों को बताना। जितना स्ट्रांग आप एक एडवर्टाइजमेंट करते हो उतना ही बनता है गुडविल। जब भी कोई एक स्पेसिफिक नया प्रोडक्ट निकालते हो ना, तो एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अरे ऐसा कुछ आ रहा है, इसको यूज कैसे करना है, क्या करना रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। और जब एड आती है ना, जैसे आप मूवीज में देखते हो, आजकल तो अमेजॉन प्राइम ये सब भी आप देखते हो, तो एड्स आती है। तो ये एड देखने से एक फायदा हो जाता है कि आदमी, अगर आपको 20 बार एड दिखाओगे ना, 21st टाइम वो भी सोचता है यार एक बार जाके तो वेबसाइट चेक कर ही लेते हैं, एक बार जाके तो प्रोडक्ट देख ही लेते हैं। अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, गुडविल बनती है, प्रोडक्ट फेमिलियर होता है, सारी चीज। रूल्स, अब इसमें एम सी, एम योर कॉम्पिटिटर, सेसेस ATMC। एम बिफोर ड्राफ्टिंग द प्राइमरी इज, सबसे पहले आपका मकसद, आपका टारगेट क्या है, उसी टारगेट से निकल कर आता है किसको कंसिडर कर रहे हो। सर आप कोई एड बनाते हो, बच्चों के लिए दिला रहे हो, बड़ों के लिए बना रहे हो। अब ये जो किंडल जॉय वाला है हमारे लिए एड नहीं बनाता, बच्चों के लिए बनाता है। तो सीधे मीडिया, किस मीडियम के थ्रू? टीवी। अब किंडल जॉय तो टीवी, यूट्यूब, जहां बच्चे ज्यादा देखते हैं। और सिर्फ हमें खुद का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, ये कॉम्पिटिटर्स भी कौन सी टेक्निक किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब डेवलपिंग इफेक्टिव एड, 3 चीजें चाहिए। एडा, इसको मैं एडा बोलता हूँ, एडा लिखा हुआ है मैंने, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। आगे अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। कॉमनली यूज्ड, ठीक है, ये आप सिर्फ देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में है नहीं, बस देख लिया। बस एम्बियंट याद रखिएगा, ऐसे कुछ नए तरीके, अनकॉमन वे जो अभी तक आपने देखे नहीं। चलो अब नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, मीन्स इन्वॉल्विंग ओरल प्रेजेंटेशन एंड वन ऑन वन सेलिंग। यहाँ पे हम उसको परसुएट करते हैं, हम एज अ पर्सनल सेलिंग जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सारी जानकारी भी देते हैं, वन ऑन वन उस प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं। अब इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहले पर्सनल फॉर्म होता है, एक अच्छा रिलेशन बनता है। ओरल कन्वर्सेशन होगा तो मन में जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। बट इसका एक नैरो कवरेज है, क्या भाई एक इंसान दिन में 10-15 कैसे कुछ ज्यादा नहीं बात कर सकता। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर के हिसाब से, कोई हिंदी में बात कर हिंदी में, लैंग्वेज का है, कोई इंग्लिश में, गुजराती में, या फिर मराठी में या दूसरे लैंग्वेज में बात करा तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। हाँ, क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सेल्स प्रमोशन रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, जो हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं कंज्यूमर के रिलेटेड, याद रखना, इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, सैम्पलिंग देना, लकी ड्रॉ कराना, बिजनेस के हिसाब से उनको सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेड के रिलेटेड इंसेंटिव्स दे देना, इतना तुम प्रोडक्ट खरीदोगे इतना सेल मिलेगा, और सेल्स फोर्स के रिलेटेड कि उनको कमीशन दे देना। ये होता है ना कि जितना सेल्समैन कमीशन देगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट सेल्स प्रमोशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक रिलेशन, प्लान एफर्ट्स, अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। कि भाई ऐसा रिलेशन, जो भी कंपनी है, कंपनी का उसकी आम जनता के साथ, पब्लिक के साथ क्या होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन।
इवेंट्स करते रहना, स्पॉन्सरशिप करते रहना। जैसे टाटा ओनली डील विद पब्लिक रिलेशन, कुछ भी आप नहीं, जैसे आज के डेट में कोई भी कार आती है वो मीडिया में रिलीज होती है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च की, स्पीचेस देते रहना, इवेंट्स करते रहना, एजुकेशन प्रोग्राम्स में देते रहना, कंपनी के फाइनेंशियल्स बता देना, और स्पॉन्सरशिप। जैसे टाटा और इंडिया की जो सबसे बड़ी मैराथन होती है उसको स्पॉन्सरशिप करता है, उससे दिखता है कि दे आर टुवर्ड्स द हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया। नेक्स्ट, अब सेल स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट। सेल स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन अगेन अ 2 मार्कर क्वेश्चन। पोजीशन अ कंपनी वे, ताकि हमें क्या मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमें क्या मिलना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेल स्ट्रैटेजी कितने तरीके की है, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि जब हम सामने वाले को क्लियरली बोले कि कॉम्पिटिटर्स के पास ये फीचर है या नहीं। इनडायरेक्टली मतलब हम बोल रहे हैं हमारे पास ये फीचर है, कोई ऐसा है जो दे सकता है, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसी के साथ सिग्निफिकेंस आपको है नहीं, कंपोनेंट्स भी आपको है नहीं, एंड आपका सिलेबस यहीं खत्म होता है चैप्टर 3 का। तो अच्छा, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।